Hey guys, welcome back. This is NK Jannat. Today I am to discuss about object. तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट की चर्चा की थी और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया था। आई होप आपने उसे देखा होगा, समझा होगा। आज मैं आप लोगों के सामने ऑब्जेक्ट की चर्चा करने वाला हूँ। बात आती है सर कि ऑब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो बहुत जगह ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बिना काम होने ही वाला नहीं है। चाहे आप सेंटेंस फॉर्म करने की बात आए, आप सेंटेंस फॉर्म करना चाहो तो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्ट की जानकारी नहीं लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक चैप्टर लेता हूँ, वॉइस की बात आता है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा एकदम मतलब कि भूमिका ऑब्जेक्ट का ही होता है। अगर ऑब्जेक्ट बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हो तो ऑब्जेक्ट वहाँ पे वॉइस में आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद अगला चैप्टर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आता है कि नरेशन चैप्टर आता है। वहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट का अहम रोल होता है। इसलिए इन सारी वजहों से हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हुए हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। एंड ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन ऑफ थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब हुआ कि एक पर्सन हो सकता है या कोई वस्तु हो सकता है। ऑब्जेक्ट के रूप में एक पर्सन हो सकता है या एक वस्तु हो सकता है विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि जो अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा एक्शन ऑफ द वर्ब से। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई सेंटेंस आपके सामने दे दिए जाएंगे, उसमें कोई एक्शन हो रहा होगा, कोई कार्य हो रहा होगा, उस कार्य से जो भी वर्ड उस सेंटेंस में प्रभावित होगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। डेफिनेशन के कहने का मतलब ये हुआ। तो अब बात आई सर कि ऑब्जेक्ट के भी कोई प्रकार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। आपके सामने आने वाला है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो पहला आपके सामने है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे इसे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये आपको बुक में दो ही मिलने वाले हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत लोग ये पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं आपको चार ऑब्जेक्ट बताने वाला हूँ। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तीसरा की बात करूँ तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, और चौथा आपके सामने आ चुका है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब बात आया सर कि ये तीसरा और चौथा क्या है। दो तो हम लोग सुने सुने से लग रहे हैं, पढ़े भी होंगे, बहुत सारे को आज नया हो सकता है। तो ये सभी ध्यान देंगे, कोई बात नहीं है। मैं सभी को एक एक करके दो चार पांच एग्जाम्पल आपके सामने रख करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझते चलिए। बात है सर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं। पहला आ गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लिविंग और नॉन लिविंग। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हो सकता है, वो बन सकता है सेंटेंस में जो लिविंग हो सकता है और नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग करने का मतलब सजीव और नॉन लिविंग करने का मतलब निर्जीव। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आंसर में लिखे हु, व्हाट, हु। इसे हम लोग जब ऑब्जेक्ट की पूरी प्रकार जितने भी टाइप्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोले, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट या कॉग्निट ऑब्जेक्ट, इस सारी को पढ़ने के बाद हम इसका पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए लिख दिए हैं, तो ये बात हमेशा याद रखोगे और आगे इसको हम बताने वाले हैं। ठीक है जी। ये जो आप देख रहे हो। चलिए अब हम आगे आते हैं, इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, तो आपके सामने आ चुका है आई हर्ट यू। हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, दिल दुखाना। मैंने बोला आई, मैंने यहाँ से आपसे मैंने पूछा कि सर ये क्या है, आई क्या है। तो आपने बोला सर कि ये तो सब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये क्या है? सब्जेक्ट है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि ये हर्ट क्या है, यही एक्शन हो रहा है यहाँ पे। हर्ट का मतलब दिल दुखाना, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है जी, मेन वर्ब हो गया। और यू क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब कि ये जो सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, ठीक है जी, मैंने बोला ये सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है, इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित कौन है। मैंने आपसे पूछा आई ने एक्शन किया हर्ट यानी कि दिल दुखाने का, ये आई हर्ट किस पे कर रहा है भाई? आप बोलोगे सर यू पे कर रहा है। आई ने एक्शन किया, डायरेक्ट प्रभावित हुआ यू, इसलिए हमारा यू यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे हम। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है, वी हैव डिसलाइक्ड मोदी। ठीक है जी। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि वी क्या है जी, तो आप लोग से ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ये क्या है? हैव हेल्पिंग वर्ब है।
ठीक है जी। वर्ब है, ये क्या है, डिसलाइक क्या है, तो यहाँ पे ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है जी, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। और मोदी क्या है, मैं आपसे बोलूं कि हम लोग नापसंद कर चुके हैं, हम लोगों ने नापसंद किया या नापसंद कर चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ। मैंने बोला कि एक्शन क्या हो रहा है, नापसंद करने का, डिसलाइक। फिर मैंने बोला कि इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित कौन है, आप बोला, आपने बोला मोदी। यानी कि इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित जो वर्ड हो, मैंने बताया था कि एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित जो हो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये जो आप मोदी देख रहे हो, इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे डिसलाइक, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया, डिसलाइक यानी डिसलाइक का सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया डिसलाइक, मोदी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है जी, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर आएंगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आने ही वाला है, कुछ ही क्षणों में आपके सामने आ चुका है। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आई क्या है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक चीज़ें आपके सामने 15-20 बार आ जाए तो वो चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाता है, याद करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो आप देख रहे हो सर, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे टीच की मैं बात करूँ तो ये आपका मेन वर्ब है। यहाँ पे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, इसी के तो बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि इंग्लिश क्या है। मैंने आपसे बोला कि आई ने जो एक्शन किया, टीच करने का किया, मैं पढ़ाता हूँ। आई ने जो एक्शन किया, इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित कौन है, आपने बोला सर इंग्लिश। अरे पढ़ा रहा हूँ किसको, किस चीज को पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ ना। तो इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है इंग्लिश, और इंग्लिश यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। मैंने क्या बोला, आई ने जो एक्शन किया, इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित कौन हुआ, इंग्लिश हुआ। तो इंग्लिश आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा यहाँ इसका भी चर्चा कर लूँ। अगर आप ये ना समझ पाए, एक्शन से मैंने बोला डायरेक्ट प्रभावित तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम एक्शन से क्वेश्चन करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम एक्शन से, सेंटेंस अगर मेरे सामने है, उस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है देखेंगे, पता लगाएंगे, सर्च करेंगे। अगर एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन से हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, हु, व्हाट, हुम। अगर इसका आंसर हमें मिलता है, ठीक है जी, अगर इसका हमें आंसर मिलता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए देखते हैं, लागू करते हैं हम लोग, थोड़ा इसे मिटा लेते हैं, हम इसे लागू करते हैं। मैंने बोला कि अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा होगा, सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा होगा, अगर उस एक्शन से हम क्वेश्चन करेंगे, हु, व्हाट, हुम, अगर ये तीन वर्ड हम अगर हम अपने जेहन में रखते हैं तो हमें समझने में आसानी होगा। हु, व्हाट, हुम, क्वेश्चन तो इसी से करोगे ना। अगर उसका आंसर मिल जाता है तो सेंटेंस में जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने बोला आई ने एक्शन किया है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, हर्ट है। ठीक है जी, मैंने बोला मैंने दिल दुखाया, आपने बोला सर किसे, मैंने बोला यू। किसे का, किसे का इंग्लिश में बोलते हैं हुम। व्हाट का मतलब होता है क्या, और हुम का मतलब होता है कौन। ठीक है जी, समझ रहे हैं मेरी बातों को आप। तो मैंने बोला आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाया, आपने बोला, आपने क्वेश्चन किया इस हर्ट से कि चोट पहुंचाया किसे, तो मैंने बोला यू। ये जो आंसर यू आ रहा है ना, तो यही आपका ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, हम इसको सब जगह लागू करने वाले हैं। ये आपका एक रिकॉग्नाइज करने का ऑब्जेक्ट का एक दो ही बातें हैं कि क्वेश्चन करना है एक्शन से, एक्शन वर्ब हो रहा होगा, उस एक्शन वर्ब से क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो हमारा, वो वर्ड हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा उस सेंटेंस में। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे आते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, वी ने क्या किया, डिसलाइक करने की काम किया है। यहाँ पे ये जो एक्शन वर्ब यहाँ पर डिसलाइक है, और एक्शन वर्ब से पूछेंगे डिसलाइक किसको किया गया, होम, होम किसको,
तो मोदी को, तो ये मोदी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ये दूसरी तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो डायरेक्ट प्रभावित है नहीं एक्शन से मोदी, लेकिन मैंने बोला कि एक्शन से आपको क्वेश्चन करना है। एक्शन यहाँ पे बता रहा है डिसलाइक यानी कि नापसंद करना। मैंने बोला हम लोगों ने नापसंद किया है, फिर मैंने आपसे पूछा कि सर आप लोग, भाई साहब आप लोगों ने नापसंद किया है किससे, किससे का इंग्लिश होता है हुम, तो हुम, तो आपने बोला मोदी, तो मोदी आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हो आई ने क्या किया है, टीच करने का काम किया है, यानी कि एक्शन वर्ब यहाँ पे हमें टीच है। ठीक है जी, यहाँ पे एक्शन वर्ब हमें टीच है, टीच है। और मैं एक्शन वर्ब से क्वेश्चन करूं, एक्शन से क्वेश्चन करूं कि किसे, टीच मैंने कि पढ़ाता हूँ किसे, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ किसे। मैंने क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन किया किसे सर, सॉरी यहाँ पे व्हाट सर, तो यहाँ पे इंग्लिश, मैंने बोला इंग्लिश। तो ये जो आंसर मिल रहा है ना आपको, यही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, चलिए इसे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। आपके सामने आ चुका है सी थ्रू द मोबाइल, उसने मोबाइल फेंक दी। सी का मतलब आप समझ रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में। सी का मतलब वो होता है थ्रू, यानी थ्रो का सेकंड फॉर्म है ये थ्रू, थ्रो का मतलब फेंकना, और ये मोबाइल आप समझ रहे हो, द यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है जी, उसने मोबाइल फेंक दी। मैं आपसे पूछूं कि उसने फेंक दी, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्शन से क्वेश्चन करना है जी। ठीक है जी, एक्शन से क्या करना है आपको, क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए। उसने फेंक दी, आपने बोला मुझसे कि उसने फेंक दी, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन किया, व्हाट, क्या फेंक दी। तो ये जो एक्शंस, क्या फेंक दी, एक्शन से जो क्वेश्चन का आंसर मिला व्हाट, और व्हाट की जगह पर आपने, मैंने बोला व्हाट, आपने बोला मोबाइल, तो व्हाट का आंसर मोबाइल आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में। ठीक है जी, ठीक है ना, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को ना। अगर नहीं समझे तो इसको वीडियो को बैकवर्ड कर करके एक बार, दो बार, तीन बार करके आप देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपका पांचवा एग्जांपल है आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। तो आई आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका मेन वर्ब, फुटबॉल क्या है, देखते हैं क्या है। आई क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, एक्शन तो हो रहा है, इस एक्शन से क्वेश्चन करेंगे। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आपने बोला व्हाट सर, क्या खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्या खेलते हो, मैंने बोला फुटबॉल। तो यानी कि जो आंसर आपको दिया फुटबॉल, तो यही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से आपने सीखा होगा। नहीं सीखे होंगे तो आप वीडियो को बैकवर्ड कीजिए और देखिए। अब हम अगले बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरा हमारा आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है लिविंग, देख रहे हो, लिविंग, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो लिविंग हो सकता है, जो सजीव हो, जैसे आई वी यू दे अस, इस तरह से आ सकते हैं। ठीक है जी, आंसर का मतलब यहाँ पे आंसर लिखा है होम, यानी कि हम एक्शन से आंसर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का आंसर अगर होम में आता है तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने कुछ एक का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देख रहे हो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको सेंटेंस अगर फॉर्म होगा ना तो इसी रूप में होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। आप बोलोगे सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी तो ला सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाओगे तो कुछ प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ जाएगा आपको। लेकिन वो चीज़ अभी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही हम नरेशन या वॉइस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को चर्चा करेंगे। लेकिन आपको अगर मैं यहाँ पे बता दूँ एडवांस लेवल की चीज़ें, तो आपको, आप बोर हो सकते हो, आपको लगेगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ। तो इसलिए मैंने दायरे को सीमित रखा ताकि आपको पढ़ने में भी सहूलियत हो। हर एक चीज़ को मैं आगे की ओर ले चलूँगा। चलिए, तो इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल आ चुका है टीच यू इंग्लिश। मैंने बोला ए आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, टीच मेन वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब इसे कर सकते हो। यू यहाँ पे क्या है और इंग्लिश क्या है, इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आई ने कोई एक्शन तो किया है, मुझे दिख रहा है टीच करने का। ठीक है, आई ने एक्शन किया, यानी कि मैं बोलूँ यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, आपने क्वेश्चन किया व्हाट सर, कि मैंने क्या सर, मैंने बोला इंग्लिश, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
अब जो यू देख रहे हो ना, पढ़ाने का काम तो इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित तो इंग्लिश हो रहा है, इंग्लिश को पढ़ा रहा है, लेकिन ये बात आया कि इंग्लिश किसे पढ़ाया जा रहा है, तो इंग्लिश किसे पढ़ाया जा रहा है, तो यू को, आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यू इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित है, लेकिन डायरेक्ट रूप से प्रभावित अगर हम देखें तो इंग्लिश हो रहा है, क्योंकि पढ़ाने का काम पहले इंग्लिश में मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश अब किसे पढ़ाया जा रहा है ये बात डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो जिसे इंग्लिश इनडायरेक्टली पढ़ाया जा रहा है यू को, और इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो यू आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, फिर से मैं इसे समझाऊंगा। चलिए सॉरी। हाँ, आई ने कोई एक्शन किया है, एक्शन किया टीच करेगा, मैं पढ़ाता हूँ, आपने बोला व्हाट, पहले व्हाट आएगा, मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया भाई, इंग्लिश। ठीक है, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, आपने फिर क्वेश्चन किया, मुझसे क्वेश्चन किया, सर किसे, मैंने बोला आपको, यू। अब यहाँ पे हम एक्शन से, एक्शन देखें तो एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित तो हमें इंग्लिश हो रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, अब बात आया बाद में सेकेंडरी मैटर तो हमारा हुआ कि अब किसे पढ़ाऊंगा, ये छोड़िए, पहले मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब किसे पढ़ाऊंगा तो बात की मैटर है। तो इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश अब किसे पढ़ाया जा रहा है, यू को, यानी कि इंग्लिश यू जो यहाँ पे आपका हुआ इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित है, इसलिए एक आपका यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं, तो इसे वाइप कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ। अब आपके सामने आ चुका है, सी गेव मी अ मोबाइल। ठीक है, सी आपका यहाँ पे क्या है जी, सी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव है, गेव का सेकेंड फॉर्म, मी क्या है देखना हमें बाकी है, मोबाइल क्या है। सी ने कोई एक्शन किया है, देने का काम किया है, गिव, एक्शन वर्ब है ये। एक्शन से डायरेक्ट, मैं आपसे बोलूं कि एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित किया है मोबाइल। आपसे अगर मैं बोलूं सी उसने दी, मैंने बोला व्हाट, तो मोबाइल, लेकिन ये मोबाइल किसको दी है, मुझे दी है, यानी कि ये जो मी है ये एक्शन से इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित है, पहले तो मोबाइल पे प्रभावित मैंने किया, मोबाइल को देने का काम किया, लेकिन किसे दिया ये इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं कि मुझे मिला है। तो ये आपका मी यहाँ पे, मी आपके यहाँ पे जो देख रहे हो ये मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मोबाइल यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन तीसरा हम आगे हम प्रेपोजिशन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, प्रेपोजिशनल यहाँ पे PREPOSITIONAL होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, भले ही टाइपिंग में जो भी हो, लेकिन माइंड में जो रहना चाहिए वो सही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि एक मैंने चीज लिखा है प्री, यानी प्री का मतलब प्रीपोजिशन हो गया, उसके बाद प्लस मैंने लिखा है, उसके बाद एन का मतलब नाउन और पी का मतलब प्रोनाउन, यानी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आए या प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है जी, वो ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या बात है। मैंने एग्जाम्पल लिखा आई एम वेटिंग फॉर यू, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, आई एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग क्या है, वेट का मतलब इंतजार करना होता है, तो ये वर्ब का चौथा रूप है यहाँ पे, वेटिंग का मतलब हो गया इंतजार कर रहा है, अब फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये आपका फोर देख रहे हो, ये प्रीपोजिशन है, और यू क्या है, इसी के बारे में तो हमें जानकारी लेना है। तो आई ने कोई एक्शन तो कर रहा है इंतजार करने के, इस एक्शन से मैं अगर बोलूँ कि डायरेक्ट प्रभावित कौन है, यू है। तो एक तो से यहाँ पे देखा जाए तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यू काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये सब्जेक्ट का काम कभी नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट केस में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रीपोजिशन के बाद आया है यू, इसलिए ये इसे हम यू को प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है, आई मेड द चिकन करी फॉर यू। मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, मेड का मतलब बनाना, मेड इसका सेकेंड फॉर्म हो गया, मेड यानी कि हो गया बनाया, द आर्टिकल है, चिकन करी यहाँ पे आपका क्या हो गया,
यहाँ पे नाउन हो गया, फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन। आई यू क्या है देखते हैं क्या है। आई ने कोई एक्शन किया है, इस एक्शन से डायरेक्ट प्रभावित हो गया चिकन करी। चिकन करी पर बनाने का काम हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही। चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ इनडायरेक्ट रूप में कौन प्रभावित है, आपके लिए मैं बनाया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू को देखा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आया हुआ है। इस प्रीपोजिशन के बाद मैंने बताया कि अगर कोई प्रोनाउन या नाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। और ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे फोर आपका प्रीपोजिशन है, आप प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए प्रीपोजिशन का यू ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है जी। चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। आई एम सर्चिंग फॉर जॉब। मैंने बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल लिया है ताकि आप इसे समझ पाओ। ठीक है जी। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। आई एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। अ सर्च, सर्चिंग है वर्ब का चौथा रूप, यानी सर्च का मतलब होता है तलाश करना। यहाँ पे मेन वर्ब मेन वर्ब हो गया, फॉर प्रीपोजिशन, जॉब नाउन हो गया। तो आई ने कोई कार्य किया है, कोई एक्शन किया है, सर्च खोजने का, डायरेक्ट प्रभावित जॉब है, जॉब को खोजा है, इसलिए आपका यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक आया हुआ है प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इसलिए हम यहाँ पे जॉब को बोल सकते हैं कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए अब इसे हम इरेज कर लेते हैं। और आपके सामने अगला एग्जाम्पल आ चुका है। द पीपल ऑफ बिहार हैड थ्रू द सूज ऑन नीतीश कुमार। ठीक है जी। तो मैं आपसे बोलूं यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट, द पीपल ऑफ बिहार यहाँ पे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, थ्री यानी थ्रो का सेकेंड थर्ड फॉर्म है, फेंकना। द सूज यहाँ पे द आर्टिकल है, सूज यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन है, नीतीश कुमार यहाँ पे नाउन है। ठीक है जी। अब सर बात आया कि द पीपल ऑफ बिहार कोई एक्शन कर रहा है, थ्री यानी फेंकने का, डायरेक्ट प्रभावित सूज है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट किस पर, द होम किस पर, तो यहाँ पे नीतीश कुमार पर, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ए ऑन आपका प्रीपोजिशन है। आपको लग रहा है सर प्रीपोजिशन कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे ओवर हो गया, अक्रॉस हो गया, एव, अंडर, बिफोर, इन, ऑन, एट, ये सारे प्रीपोजिशन का काम करते हैं। प्रीपोजिशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल के लिए यहाँ पर समझिए कि प्रीपोजिशन ऑन है। और इस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। आगे कॉमन ईयर मैं बताऊंगा तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो ये आपका प्रीपोजिशन ऑन है, और ऑन के बाद आया है नॉन नीतीश कुमार, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा नीतीश कुमार। ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल तो नहीं है। अब हम आते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। सॉरी, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। कॉग्निट ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझना चाहे तो आप समझ सकते हो, ना भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके एडवांस नॉलेज के लिए है तो समझ लीजिए। लता मंगेशकर सैंग अ सॉन्ग। मैंने बोला लता मंगेशकर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सैंग क्या है, सिंग का सेकंड फॉर्म हो गया, अ सॉन्ग यानी कि ये आर्टिकल है, और यहाँ पे ये सॉन्ग आपका नाउन हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ सिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना, यहाँ पे गाना 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 गाना, यहाँ पर सॉन्ग का मतलब ही गाना हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो देख रहे हो ये आ सॉन्ग, अगर यहाँ से इसको मैं हटा भी दूँ तो हमारा कंप्लीट सेंस निकल जाएगा इतना से। लता मंगेशकर सैंग, लता मंगेशकर ने गाना गाया। ठीक है। अगर इसका मतलब ये वही हुआ, लता मंगेशकर सैंग सॉन्ग का मतलब लता मंगेशकर ने एक गाना गाया, गाना गाई। ठीक है। तो इसका मतलब इसलिए यहाँ पे जो देख रहे हो एक्शन हो रहा है, इस सेक्शन से डायरेक्ट प्रभावित है, यहाँ पर सॉन्ग है तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, लेकिन आप इसे कह सकते हो कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। आपके सामने अगला एग्जाम्पल आ चुका है। थोड़ा मैं पेन ले लूँ। हाँ, द सोल्जर्स फाउट फियर्स फाइट। द सोल्जर्स यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, फाउट यहाँ पे मेन वर्ब, यहाँ पे देख रहे हो वो आर्टिकल है, फियर्स का मतलब होता है भयंकर,
यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पर फाइट का मतलब होता है नाउन है लड़ाई। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से अगर अ फियर्स फाइट को मैं यहाँ से साइड भी कर दूं तो हमें कंप्लीट मीनिंग निकल जाएगा। द सोल्जर्स फॉट, सोल्जर ने लड़ाई लड़ा, लड़ाई लड़ा एक भयंकर तरीके से ही सोल्जर्स लड़ाई लड़ते हैं। तो इसका मतलब तो सेंस निकल जाता, लेकिन यहाँ पे हम मैंने लिखा है अ फियर्स फाइट, यानी कि एक भयंकर लड़ाई लड़ी। तो ये आपका इस सेक्शन का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, और इसे हम कॉग्निट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं फियर्स फाइट को। ठीक है जी। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और ऑब्जेक्ट को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अगले मिलते हैं वीडियो लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट के साथ। और कॉम्प्लीमेंट मैं वो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट में बताने वाला हूँ 9-10 एग्जाम्पल लेकर के, जो आप शायद बुक में भी आपको नहीं मिलने वाला है, और नहीं आप कहीं पढ़े होंगे। पढ़े भी होंगे तो 1-2 एग्जाम्पल मिला होगा, थोड़ा सा चर्चा हुई होगी, लेकिन मैं चर्चा डिटेल्स करने वाला हूँ। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो इंग्लिश में तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।